नमस्कार दोस्तों, बहुत ही शानदार और लाजवाब टॉपिक लेकर के आया हूं मैं। और ये ऐसा टॉपिक है जिनमें विद्यार्थियों में नहीं बल्कि जो पढ़ाने वाले शिक्षक है उसमें भी काफ़ी मतभेद चलता है। तो आज ये टॉपिक जो है वो आपके सामने एकदम क्लीन हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कि ध्वनि, वर्ण और अक्षरों में क्या अंतर होता है और हम जो है इनमें किस प्रकार से अंतर महसूस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम ध्वनि की। अब देखो, ध्वनि की बात करें तो ध्वनियाँ भी जो है अलग अलग प्रकार की होती है। एक तो वे लिखित ध्वनियाँ, वे ध्वनियाँ जिनको हमने लिख दिया है, हमने जिनको वर्ण या अक्षरों का रूप दे दिया है, वो ध्वनियाँ जो है अलग होती है। और कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती है जो अव्यक्त होती है, जिन्हें हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि कुत्ता दूध पी रहा है, अब कुत्ते के दूध पीने की आवाज आ रही है, तो ये जो है वो ध्वनि ऐसी है जिसे लिखा नहीं जा सकता है। या इसी प्रकार से मैं कहूँ कि, तो ऐसी ये ध्वनियां हैं जिनको लिखा नहीं जा सकता है। हालांकि ये ध्वनियां है लेकिन ये लिखित ध्वनियां नहीं होती है। और जो हम ध्वनियां हमारे एजुकेशन में पढ़ते हैं वे ध्वनियां हैं जिनको अक्षरिक रूप दिया गया है, वर्णों का रूप दिया गया है, उन्हें व्यक्त वाक्य कहा जाता है। ऐसी वाणी जिसे व्यक्त किया जा सके, ऐसी ध्वनि जिन्हें व्यक्त किया जा सके। तो कुछ व्यक्त वाक्य होती हैं और कुछ अव्यक्त वाक्य होती हैं। और बात करें ध्वनियों की तो वर्णों में और अक्षरों में दोनों में ही ध्वनियां होती ही है। तो वर्णों में भी ध्वनियां होती है और अक्षरों में भी ध्वनियां होती है। ध्वनि का प्रयोग दोनों में किया जाएगा। तो ये तो बात हुई ध्वनि की। ध्वन्यते इति ध्वनि, जो ध्वनन करे, जो गुंजायमान हो वही ध्वनि है, लेकिन जिसे लिखित रूप दिया गया है वो वर्णों और अक्षरों में परिवर्तित हो जाया करती है। और हम उसी ध्वनि की बात करने वाले हैं। सभी ध्वनियों को लिखा नहीं जा सकता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो चलो अब ध्वनि से थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है और ध्वनि का उच्चारित रूप अक्षर कहलाता है। लेकिन अक्षर कब होगा और वर्ण कब होगा, यही हम समझने वाले हैं और यही आज का अपना सबसे मुख्य टॉपिक है। अब देखो विद्वानों ने इनकी परिभाषाएं क्या बताई है, पहले हम वहीं से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वर्ण की। वर्ण जो है वो क्या होगा, तो ऐसा कहा जाता है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि, छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके। और टुकड़े, कई जगह टुकड़े मिलेंगे, कई जगह खंड मिलेगा, एक ही बात होती है भाई। सब खंड ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। वर्तमान में जो है सर्वाधिक सही ये वाला ही माना जाता है, क्योंकि अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। किसी जमाने में ये सही था लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ये ज्यादा सही है। तो जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके, नहीं किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। कई विद्वान जो है वो वर्ण और अक्षर को एक ही बता बैठते हैं, तो ये थोड़ा सा जो है असमंजस वाली स्थिति होती है। वास्तव में ये दोनों एक नहीं है, इनमें थोड़ी सी तो भिन्नता है। वो भिन्नता ही हमें आज जाननी है। अक्षर, अब देखो बात करें अक्षर की, तो अक्षर की जो परिभाषा होती है वह क्या होती है, वह क्या होती है? अक्षर, ए का मतलब होता है नहीं, और अक्षर का मतलब होता है शरण होना, नहीं, और क्षर का मतलब होता है नष्ट। तो जो नष्ट न हो, है ना, जो नष्ट न हो, नष्ट न हो वह कहलाती है, उसे अक्षर कहा जाता है। संस्कृत में परिभाषा दी गई है, इसकी परिभाषा क्या दी गई है? न क्षरति इति अक्षर है। अर्थात न क्षरति इति अक्षर है, जिसका क्षरण न हो, अर्थात जिसका नाश न हो, जो नष्ट न हो, वही अक्षर कहलाता है। अब देखो अक्षर भी नष्ट नहीं हो रहा और इधर बात कर रहे हैं कि ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि दोनों एक ही बात चल रही है। तो अगर आपको यदि इसको समझना है तो बहुत ही आसान तरीका है। बहुत ही आसान तरीका क्या है कि जो वर्ण है वह भाषा का लिखित रूप है, भाषा का लिखित रूप, लिखित रूप है। मतलब कहूं कि लिखने का विषय है, लिखने का विषय, जो लिखने का विषय है वह तो होता है अक्षर, वह तो होता है वर्ण, और अक्षर जो है वह भाषा का मौखिक रूप। मैं कह सकता हूं भाषा का मौखिक रूप,
भाषा का जो मौखिक रूप है वह क्या कहलाता है? वह अक्षर कहलाता है। अर्थात बोलने का विषय जो है अक्षर होता है और लिखने का जो विषय होता है वह वर्ण होता है। अब देखो ये किस प्रकार से है, कैसे अंतर करें हम इनके अंतर्गत। तो देखो बात करते हैं सबसे पहले वर्णों की। जो वर्णों के प्रकार हैं वो वर्णों के प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 है स्वर और नंबर 2 है व्यंजन। स्वर भी है और व्यंजन भी है। और जो स्वर है उसे हम लिखते हैं ए, ई, उ, री। इसी प्रकार से जो व्यंजन है उसे हम लिखते हैं क, ख, ग और घ। इस रूप में हम इनको लिखेंगे। अब ये जो स्वर और व्यंजन है, ये जो स्वर है या व्यंजन है, तो आप स्वरों की बात करते हैं। स्वर जो है वो ह्रस्व स्वर भी होते हैं, ह्रस्व भी होते हैं और दीर्घ भी होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये ए, ई, उ, री जो है वो ह्रस्व स्वर है। तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके टुकड़े संभव हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो वर्ण है उनका अगर दीर्घ रूप है तो हम उन्हें वापस छोटे रूप में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन जो मूल स्वर है या ह्रस्व स्वर है उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इनको हम लिखते हैं, इनको हम लिखते हैं। और व्यंजन में जब स्वर मिला दिया जाए, जब स्वर मिला दिया जाए तब उसका उच्चारण किया जाएगा। यदि मैं ये कहूं कि इसी बात को अगर मैं आगे लेके चलूं कि मुझे इसको बोलना है, मुझे इस क को बोलना है, मुझे इस ख को भी बोलना है, मुझे ग को बोलना है और मुझे घ को भी बोलना है। यदि मुझे इनको बोलना है तो मुझे इनमें स्वर मिलाना पड़ेगा। स्वर मिलाना पड़ेगा मतलब क में मुझे ए मिलाना पड़ेगा, ख में मुझे आ मिलाना पड़ेगा, ग में मुझे ई मिलाना पड़ेगा और घ में मुझे ई मिलाना पड़ेगा। मतलब कोई ना कोई स्वर मिलाना ही पड़ेगा। तो क और ए मिलकर के जो हो गया वो हो गया क, ख और आ मिलके हो गया है खा, ग और ई मिलके हो गया है घी और घ और ई मिलके हो गया घी। अब देखो बात क्या है कि जो वर्ण है उनके टुकड़े संभव नहीं है। ए, ई, उ, री इनके टुकड़े संभव नहीं है। इसी प्रकार क, ख, ग, घ इनके टुकड़े संभव नहीं है और इनको लिखा जाता है, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? ये जो है वर्ण कहलाते हैं। और भाषा की जो सबसे लघुतम इकाई है उसे वर्ण ही माना गया है और हम इसे जो है लिखते हैं। लेकिन जब बात करें बोलने की, बोलने के लिए हमें किसी भी व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों का सहयोग लेना ही पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले बात करें अपन स्वरों की, तो स्वर जो है वो इधर भी आ सकते हैं और स्वर जो है वो इधर भी आ सकते हैं। ये देखो ये स्वर भी साथ में चल रहा है। इसका मतलब सभी स्वर जो हैं, सभी स्वर जो है वो अक्षर होते हैं। स्वर क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। और बात करें व्यंजनों की, तो व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्वरों का मिलाना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे तो हो गए आपके वर्ण और ये सारे हो गए आपके अक्षर। अब देखो ये अक्षर हो गए, ये वर्ण हो गए। अब कैसे पता लगाएं कि अक्षर तो क्या है और वर्ण क्या है? आओ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आपको इसको व्यक्त करता हूं। तो देखिए वर्ण और अक्षर। तो वर्ण तो क्या है? ध्वनियों का लिखित रूप है और अक्षर जो है वह ध्वनियों का मौखिक रूप होता है। ये मौखिक रूप है और ये लिखित रूप है। बस यही बात आपको ध्यान रखना है। सभी ध्वनियों की गणना इसमें की जाती है, जबकि इसमें सभी स्वरों की गणना की जाएगी। क्या होगा कि जब हम उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? व्यंजन में स्वर मिलाना पड़ता है, व्यंजन में स्वर मिलाना पड़ता है, इसीलिए स्वर की ही गणना की जाएगी और स्वर को काउंट किया जाएगा तब अक्षर होता है। तो ये मौखिक विषय होता है और ये लिखित विषय होता है। नष्ट ये भी नहीं हो सकता है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, या कहूं कि खंड नहीं किए जा सकते। खंड नहीं, अगर खंड नहीं है तो इधर भी कहा जा रहा है भाई कि क्षरण नहीं, यहां पर भी क्या कहा गया है कि क्षरण नहीं, यहां पे कहा गया भाई क्षरण नहीं होगा, मतलब नाश नहीं होगा। इसी प्रकार से यहां पर भी क्या कहा गया? खंड नहीं होगा। जी भाई खंड नहीं होगा और नाश नहीं होगा, तो फिर अंतर क्या होगा? अंतर यही है कि ये लिखित रूप होता है और ये मौखिक रूप होता है। अब कैसे पता लगाएं? तो हालांकि कई मनीषियों ने इसकी परिभाषा दी है कि वह ध्वनि जो एक साथ एक ही रूप में
हमारे स्नायु तंत्रों से उच्चरित होती है उसे अक्षर कहा जाता है। मतलब वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सके वो तो कहलाएंगे वर्ण, और जो स्नायु तंत्रों से निकलने वाली हवा एक झटके में निकलती है उसे अक्षर कहा जाता है। अब इसका अंतर कैसे करें कि अक्षर क्या है और जो है वर्ण क्या है, तो देखिए और अक्षर और वर्ण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके, मैंने लिख दिया जैसे शब्द लिख दिया कमला। अब कमला जो है इसमें वर्ण तो कितने हैं और अक्षर कितने हैं, तो कमला का हम पहले टुकड़ा करते हैं। क प्लस ए प्लस मैं प्लस ल प्लस आ, तो हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5, तो देखो 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 यहाँ पर ध्वनियां लिखी गई है। 1 ध्वनि 2 ध्वनि 3 ध्वनि 4 ध्वनि 5 ध्वनि, 5 ध्वनियां लिखी गई है। तो ध्वनियां कितनी हो गई इसमें, 5 ध्वनियां हो गई है। तो अक्षर जो है कमला जो शब्द है उसमें 5 ध्वनियां हैं। अब आपसे पूछे 5 इसमें वर्ण कितनी है, तो अब आप ये देखो कि जो वर्ण की बात करें हम, तो वर्ण में क भी वर्ण, ए भी वर्ण, मैं भी वर्ण, ल भी वर्ण और आ भी वर्ण है। ये सब वर्ण ही है और हम इनको सबको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 5 ध्वनियां हैं और 5 इसमें वर्ण है। लेकिन जब बात ये की जाए कि भाई इनमें स्वरों की इनमें जो है अक्षर कितने हैं, तो मुझे यदि बोलना है तो बोलने के लिए मुझे इस क में ए को मिलाना पड़ेगा। यदि मुझे इस मैं को बोलना है, 5 नहीं 6 ध्वनियां हैं, 6 वर्ण और 6 ध्वनियां हुई भाई। ये हम क्या है कि इस मैं में ए मिलाना भूल गए हैं, तो क प्लस ए प्लस मैं प्लस ए, क प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ल प्लस आ, तो देखो 6 तो ध्वनियां हो गई, 6 ही वर्ण हो गई हैं। देखो कैसे, ये मैं और है, मैं पूरा होता है, ल और आप ला पूरा होता है। यदि मुझे क बोलना है तो आपको पता है क बोलने के लिए मुझे इसमें क्या मिलाना पड़ेगा, इस ए को मिलाना पड़ेगा। यदि मुझे मैं को बोलना है तो मैं को बोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ए को मिलाना पड़ेगा। इसी प्रकार से मुझे ला बोलना है तो इसका मतलब मुझे स्वर को मिलाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप केवल स्वरों की काउंटिंग कर लो, क्योंकि क में ए स्वर है, मैं में ए स्वर है, ल में आ स्वर है और बोलने के लिए हमें व्यंजनों में स्वरों को मिलाना पड़ रहा है। तो जब अक्षर क्या है, बोलने का विषय है, क मैं ला, तो क स्नायु तंत्रों से हवा निकली और निकली तब जाकर के उच्चारित हुआ और एक झटके में उच्चारित हुआ है। तो क एक जो है अक्षर है, मैं एक अक्षर है और ला एक अक्षर है। तो आप देखो क, मैं और ला, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं 1 स्वर 2 स्वर और 3 स्वर। तो 3 स्वरों के निर्माण से जो है ये कमला बना है और 3 स्वर है, और 3 स्वर होने के कारण ही जो है कमला शब्द में 3 अक्षर माने जाएंगे। तो ये 3 अक्षर हो गए हैं। चलो और देखते हैं, एक दो और देख लेते हैं उदाहरण। जैसे मैं कहूं अनुपमा, अनुपमा के साथ अनुपमा जो है इस शब्द में अक्षर तो कितने हैं, बात करें अक्षर की, पहले तो बात करें ध्वनियां कितनी हैं, तो ध्वनियां, फिर बात करते हैं अक्षर कितनी है, ये अक्षर वर्ण कितनी है, और फिर बात करते हैं अक्षर कितने हैं। चलिए देखते हैं। जैसे शब्द हो गया अनुपमा, अब मैं इसका टुकड़ा करता हूं तो देखो ए तो स्वर ही है, तो इसके लिए इसको टुकड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। प्लस न प्लस उ प्लस प प्लस ए प्लस मैं प्लस आ, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब अनुपमा जो है देखो ए, फिर न और उ, नु, प और ए प और मैं और आ मा, तो इसका मतलब हमारा टुकड़ा एकदम सही है।
अब ध्वनियां कितनी हो गई है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ध्वनियां हो गई है इसमें। पूछे वर्ण कितने हैं, जितनी ध्वनियां, क्योंकि सबको बोला जाएगा तो इसका मतलब ये सारे लिखित रूप है। 7 जगह हम इसके टुकड़े कर सकते हैं, 7 बार लिख सकते हैं। इसका मतलब लिखित रूप हुआ, इसका मतलब 7 ध्वनियां और 7 इसके वर्ण हैं। अब बात करें हम अक्षरों की, अक्षर कितने हैं, तो अक्षर देखने वाली बात है। तो अक्षरों की जब बात करते हैं तो हम क्या देखेंगे, कितने स्वर हैं। अक्षर का पता लगाने के लिए अक्षर क्या है, तो अक्षर का मतलब ध्यान रखो कितने स्वर कि भाई कितने स्वर हैं, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कितने वर्ण हैं, वर्णों का पता लगाने के लिए पूरे वर्ण देखे जाएंगे और अक्षर का पता लगाने के लिए स्वरों की गणना की जाएगी। तो देखो 1 स्वर, 2 स्वर, 3 स्वर और 4 स्वर, तो इसका मतलब यहाँ 4 स्वर चल रही हैं। तो ये हो गए आपके 4 अक्षर, क्योंकि 4 स्वर है ना, तो 4 स्वर हैं, 4 स्वर हैं और 4 स्वर हैं, इसका मतलब 4 अक्षर इसमें माने जाएंगे। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, कि किस प्रकार से जो है शब्दों में पता लगाएं कि ध्वनियां कितनी हैं, वर्ण कितने हैं और अक्षर कितने हैं। एग्जाम में क्योंकि कंपटीशन का टाइम बढ़ रहा है तो एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 ध्वनियां है, 6 वर्ण है, 3 अक्षर है और 4 स्वर है और 4 ही अक्षर हैं। ये आपको ध्यान में रखना है और एकदम सही है, आपको कहीं भी इधर उधर बगल झाँकने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने क्या देखा, वर्ण जो है वह ध्वनियों का लिखित रूप होता है, अक्षर जो है मौखिक रूप होता है और सभी ध्वनियों की गणना जो है वो वर्णों के अंतर्गत आ जाएगी, जबकि अक्षरों में केवल और केवल स्वरों की गणना की जाएगी। अब 1-2 कठिन शब्द ले लेते हैं ताकि हमें और भी शब्दों की जानकारी प्राप्त हो सके। तो देखो जैसे मैंने शब्द लिख लिया त्र्यंबक, अगर मैंने जैसे ये शब्द लिख दिया, चलो इसका टुकड़ा करते हैं। तो आप जानते हो ये त्र है, त्र में जो है र आधा चल रहा है इस बार, तो देखो ये तय प्लस ये र, क्योंकि यहाँ पर डंडा नहीं है, इसका मतलब ये है कि र आधा हो गया है, तो तय र प्लस ये अब यह है तो ये यह हो गया, ये अंग हो गया है और इसके बाद में फिर ये ब, फिर ये ए, फिर ये क और फिर ये ए, तो तय र ये अंग त्र्यंग, त्र्यंबक, इस प्रकार से त्र्यंबक बन गया है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि त्र्यंबक शब्द में जो है ध्वनियां कितनी है और वर्ण कितने हैं, आपसे पूछे कि इनमें ध्वनि कितनी है और मैं कहूँ कि वर्ण कितनी है और अक्षर कितनी है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप देख लीजिए ध्वनियां कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब 8 ध्वनियां इसके अंतर्गत हो गई है। 8 ध्वनियां इसमें समाहित मान जाएगी। अंग को एक विशेष स्वर माना गया है, इसीलिए हम इसके अलग अलग टुकड़े नहीं करेंगे। वर्ण पूछ ले कितनी है, तो वर्ण पूछे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हमने लिखा है, इसका मतलब 8 ही इसके अंतर्गत वर्ण हो गए हैं। आपसे पूछे अक्षर कितनी है, तो अब जब अक्षर की बात आ जाएगी तो देखो सबसे पहला स्वर आपको यहाँ मिलेगा। जब बोलेंगे तब हम क्या बोलेंगे, त्र्यम, तो ए आया है बोलने में। इसी प्रकार से ब, त्र्यंबक, तो त्र्यंबक, 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 ब, तो ये जो है नंबर 2 स्वर हो गया है। इसी प्रकार से अब स्वर तो ये भी आ रहा है, देखो अंग 1 स्वर हो गया है। इसी प्रकार से जो है ए दूसरा स्वर हो गया है। अब बात करें ए की, तो ये जो ए है वो इसमें उदासीन है। उदासीन का बोले तो मतलब हो गया शांत, शांत कहूं या कहें साइलेंट। साइलेंट जो है इसको कह सकते हैं SILENT, साइलेंट जो है वो है। इसका मतलब हम इस स्वर को नहीं गिनेंगे। क्या होता है, ए जो है उदासीन स्वर है, ए उदासीन स्वर है, उदासीन स्वर है, उदासीन स्वर है। ये कभी बोला जाएगा और कभी नहीं बोला जाएगा, है ना। बोला जाए किसी शब्द के अंत में है, उदासीन स्वर है। यदि किसी शब्द के अंत में ए आए और वह
शांत हो तो गणना नहीं होगी, और शांत न हो तो गणना होगी। तो ये केवल ए के लिए ही है, केवल और केवल ए की बात है ये, और किसी की बात नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं कहूँ कमली, कमली, यदि मैं कहूँ कमली, तो कमली में मुझे इस ई की गणना करनी ही पड़ेगी। लेकिन जब बात करते हैं अपन त्र्यंबक, तो त्र्यंबक में केवल कैपिया के मामला अटक गया, ए बोला नहीं गया है। देखो बिल्कुल भी नहीं बोला। जैसे मैं कहूँ आम, आम, अगर मैं कह दूं आम, तो ये देखो आ, ये मैं और ये है, तो आम। जब हम बोलते हैं आम तो मामला यही खत्म हो जाता है, ये साइलेंट रहता है। मैं कहूँ उदासीन पाया जाएगा, उदासीन, या कहूँ एकदम शांत पाया जाएगा। जब ये शांत होगा तब गणना नहीं करेंगे, जब शांत नहीं होगा तब गणना करेंगे। तो किसमें बात है ये अक्षर की, क्योंकि अक्षर बोलने का विषय है। तो जब बात करें ध्वनियों की, तो ध्वनियाँ इसमें देखो 8 है। बात करें वर्णों की, वर्ण भी इसमें 8 है। लेकिन जब बात करेंगे अक्षर की, तो एक स्वर और इसमें दूसरा स्वर, तो ये 2 ही स्वर माने जाएंगे। तो अगर 2 स्वर हैं तो इसका मतलब 2 अक्षर माने जाएंगे। तो अक्षर कितने हो गए? 2 हो गए। पूछे आम, खाने वाला आम, तो आम में आ और मैं और ए, ये 3, तो आम शब्द है, इसमें 3 वर्ण, 3 ध्वनि, 3 वर्ण। लेकिन जब बात करें अक्षर की, तो देखो एक ही अक्षर माना जाएगा, एकाक्षर है आम, तो आम में आम, तो आम में मैं पे मामला खत्म हो गया, ए उदासीन या साइलेंट रहता है। तो इसमें कितने माने जाएंगे? आम में एक अक्षर माना जाएगा, एक अक्षर, या कहूँ एकाक्षर, एकाक्षर माना जाएगा। एक बार और एकाध उदाहरण से अपन और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए शब्द है क्रम, क्रम, इस क्रम, 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 मैंने बोला क्रम। अब मैंने जब बोला क्रम, तो देखो इसका टुकड़ा देखो, पहले कै प्लस रे प्लस ए प्लस मैं प्लस ए, तो देखो क्रम, तो क्रम, क्रम, क्रम। तो जब हमने बोला क्रम, तो जब बोला क्रम या कर्म, कर्म, कर्म से ज्यादा अपन कर्म देखते हैं। तो जैसे मैंने बोल दिया कर्म, कर्म, तो कर्म मैंने बोल दिया, तो कै प्लस ए प्लस रे प्लस मैं प्लस ए, कर्म। तो जब मैंने कर्म बोला, तो देखो 1 2 3 4 5, तो मैं कह सकता हूँ 5 वर्ण है, और जितने वर्ण होते हैं उतनी ध्वनियाँ हैं, तो 5 ही ध्वनियाँ हैं। लेकिन बात करें किसकी? बात करें हम अक्षरों की, तो कै ए, तो ये है 1, और इसी प्रकार से ए 2, ये उच्चरित होता है, हो रहा है कर्म, कर्म, है ना, कर्म करे विधि नाना, कर्म, कर्म। तो इसका मतलब ए आ रहा है, ए आ रहा है, इसका मतलब यहाँ साइलेंट नहीं है, यहाँ शांत नहीं है, शांत नहीं। अगर ये शांत नहीं है तो गणना में आएगा, शांत होगा तो गणना में नहीं आएगा। तो कह रहे हैं मतलब ये कर्म, तो क ए रे मैं है, तो 1 और 1 2, तो यहां पर कितने? 2 अक्षर माने जाएंगे। तो 2 अक्षर यहां पर हो चुके हैं। तो कर्म में 2 अक्षर है, जबकि आम में 1 ही अक्षर माना जाएगा, क्योंकि जब बात केवल एक ही होती है तब ये साइलेंट हो जाता है। बाकी औरों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? जैसे मैंने शब्द लिख दिया नदी, तो आप देखो न प्लस ए प्लस द प्लस ई, नदी, तो न और ए, तो 1 2 3 4, तो मैं कहूँ 4 ध्वनि, 4 तो हो गई आपके ध्वनियां, मैं कहूँ 4 ही हो गए आपके वर्ण, जितनी ध्वनियां उतनी वर्ण है। लेकिन बात करें अक्षरों की, तो 1 और 1 2, तो इसका मतलब 2 अक्षर हो गए हैं। दी, नदी ई बोला जा रहा है, कमली ई बोला जा रहा है, तो काउंट करेंगे? नहीं बोला जा रहा है, काउंट नहीं करेंगे। तो कहने का अभिप्राय ये हो गया विद्यार्थियों कि जितने स्वर होंगे
उस हिसाब से जो है अक्षरों की गणना की जाएगी, क्योंकि अक्षर बोलने का विषय है। जब बोलते हैं कैमली, तो कैमली 3 ही टुकड़े में निकल रहे हैं, तो ये तो हो गए अक्षर। तो कमली, कमली में कैमली बोला तो कै में है, मैं में है, ल में भी ई है, और तीनों को बोला जा रहा है। तो बोले तो कहलाए अक्षर और लिखे तो कहलाए वर्ण। तो ये छोटा सा मामूली सा अंतर इनके अंतर्गत होता है, और एग्जाम में यदि इनसे सवाल आने लग गए तो इस प्रकार से आपको इनके उत्तर देने होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और कैसा लगा वीडियो, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।